निकल जाओ इस कमरे से, अभी इसी वक्त निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो मजीद कोई अल्फाज के ही बिना गीले चेहरे के साथ भागते हुए कमरे से निकल गई। इसके जाने के बाद जहां ने हाथ से रुखसार को छुआ। क्या ये सिला होता है कुर्बानी का? सारी जिंदगी गर्द कर दो और बदले में क्या मिले? गालियां, थप्पड़, लानत, मनावत। मगर नहीं, इंसान तो कभी किसी चीज का सिला नहीं दिया करता। फिर इसके रवैये का अफसोस क्या करना। रात खाने के बाद दोहर सोच कर आशी के पास पिछले बगीचे में आई। अपने होमवर्क टेबल पर काम कर रही थी। बस इसे नजर उठाकर देखा, खामोशी से काम करने लगी। वो उसे मजीद झूठ बोलकर नहीं आराम कर सकता था, सो इसने सच कही, जरा सी मिलावट करके इसे बताया कि वो दरअसल टेक इंटेलिजेंस के लिए काम करता हुआ। इसके और पाशा की यही डील थी, इसलिए वो उसके साथ काम करता है। मगर पाशा बेगिरफ्तार हो गया था, और अगर आने को ये बताया जाता तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होती। हाँ, वो पाशा बे से इसे झगड़ा जरूर था, मगर सिर्फ इसलिए कि वो चाहता था कि तैयब हबीब पाशा आने से आकर मिले। मगर पाशा अपनी मजबूरियां कोरोना दौर रह जा रहा था, जिसकी वजह से वो आने से नहीं मिल सकता था। कौन सी मजबूरियां? अगर वो जेल में रहा होगा तो वो यहाँ क्यों नहीं आता? वो मुतवज्जिह से पूछ रही थी। देखो, वो रहा नहीं हुआ था, वो मफरूर है, वो अंडरग्राउंड है, इस तरह आज़ादी से नहीं घूम फिर सकता। मगर बहुत जल्द वो वापस आ जाएगा। लेकिन ये जेल वाली बात वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगी। इसलिए संजीदगी कहने पर आशा ने वादा कर लिया और माजरत भी करी, मगर इसने आशा की माजरत कबूल नहीं की। आखिर इसने बहुत सख्ती से कहा था कि मुझे तुम्हारे रवैये से दुख पहुंचा है, मैं अपना काम खत्म करके तुम्हारे खानदान का सारा पैसे तुम्हें लौटा कर यहाँ से चला जाऊंगा, या तुम्हारी बहन से बहुत तकलीफा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी बस बदतमीजी को बुलाने के लिए मुझे कुछ वक्त लगेगा। सॉरी। इसने नाम से सर झुकाया। वो बिना कुछ कहे उठा आया। एक दफा वो फिर आशा को मसरूफ करने में कामयाब हो गया था। वो कितने ही दिन वो इस नतामे से बाहर नहीं निकल पाएगी। गुड, वेरी गुड। वैलेंटाइन की रात इसने हाशिम के जरिए हया के कमरे के बाहर फूल रखवाए थे। अलबत्ता आज इसने कागज पर इस पैगाम के साथ नीचे लाइम इंक से ARP लिखा था। साथ ही इसने कागज को जरा सा लाइम की खुशबू से स्प्रे करके बन गया था, ताकि खोलने पर वो गीला ही महसूस हो और वह इसे आंच जरूर दिखाए। पता नहीं वो ARP से क्या अखज़ करना करती है। इसने ARP की तख्ती अलादार में अपने ऑफिस के बाहर ही लटा रखी थी। लोग इसको अब्दुर्रहमान पाशा के महफूज से ही अखज़ करते थे, जबकि वो इसे अपना कोड नेम मुराद कर लिया करता। शायद इसलिए लिए अब्दुर्रहमान पाशा की हैसियत से काम करते हुए भी वो कभी ना बोल सके कि इसकी असलियत क्या है। मगर एक बात इसे तंग कर रही थी। हया को किसी ने बताया कि अब्दुर्रहमान पाशा कौन है। वो औलादार में मशहूर था, मगर इस्तांबुल तो एक पूरी दुनिया थी, वहाँ इसको कम ही लोग जानते थे। यकीनन किसी ऐसे शख्स से मिली होगी जिसको अब्दुर्रहमान पाशा से माजी में कोई वास्ता रह चुका हो। जो भी था, वो दुनिया वाकई गोल थी, मगर वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या वो जानती है कि जहाँ अब्दुर्रहमान पाशा हो, एक दिन इसे जरूर बता देगा। मगर इस दिन के आने तक इससे इस चीज को राज रखना था, जब तक वो ये ना जान ले कि दोनों की जिंदगी सफर में एक साथ चल सकती है या नहीं। हाँ, तब तक वो एक अच्छे एजेंट की तरह अपने अलादार वाले कोर को इस्तेकालिया स्टेट वाले कोर से लग रखेगा। बहारे से इसने मुझे तकलीफ होना बाकी छोड़ दिया था। आशा ने से वो तो खुद मुखातब भी नहीं होता था। आजकल वैसे भी अलादार में हालात अच्छे नहीं जा रहे थे कि ज्यादा वक्त इधर उधर गुजरता था। इसे मालूम था ये हबीब पाशा फिर किसी दिन झगड़ा करने पहुंच जाएगा। लालची इंसान सब्र नहीं कर पा रहा था। और फिर एक दिन वो खुद तो नहीं आया, मगर अपने एक साथी औरत को बर्गर किंग से बात करने भेज दिया। पाशा बेफौरी तौर पर किसी दूसरे मुल्क सेटल होना चाह रहा था, मगर इसे इसकी फैमिली से यहाँ से भेजना जहाँ के लिए मसाइल पैदा कर सकता था। वह काफी देर इसके साथी खातून से बहस करता रहा कि वो इंतजार और दबार करना सीख जाए, मगर गुफ्तगू तफसल होती जा रही थी। साथ ही एक बार इसके मोबाइल अलर्ट दे रहा था। भला आखिर इसने गुफ्तगू दरमियान में रोककर मोबाइल देखा। इसका ट्रांसफर अलर्ट इसकी बीवी करीब में ही थी। इस्तेकालिया स्टेट के दहाने पर अल्लाह ही सरी औरतों को लड़ने के लिए आज का दिल ही मिला था। वह जी भर के बेमजा हुआ था। यही डर था इसे अपनी जाती और कारोबारी जिंदगी को अलग रखने की कोशिश में कुछ गलत न हो जाए। इसके कारोबार लोगों की जाती जिंदगी से वाबस्ता किसी लड़की को देखे, वो किसी दूसरे मायने में इसकी कमजोरी पकड़ने की कोशिश करे। ये वो आखिरी चीज थी जो वो चाहता था। जब वो फौरन पाशा बे के साथ ही लड़की से खुली फजा में बात करने का कहकर बाहर निकल आया, मगर फिर भी इसका सामना हिया से हो गया, क्योंकि वो सामने से आ रही थी। वो अकेली थी और इसको देखकर इसके चेहरे पर चमक सी आ गई थी। वो जैसे इसको अपने सामने पाकर बहुत खुश हुई थी। वो यकीनन इसी से मिलने आई थी, मगर वो नहीं चाहता था निहायत के इस बारे में कुछ जाने। इसलिए इसने सच्ची से बात करके हिया को खुद से दूर करना पड़ा। इसे मोदी मसाइल पाने का वो मुतमिल नहीं था, मगर इसका दिल
दुख क्या था। वापस मुड़ने से पहले इसने आखिरी पल भी हया की आंखों में आंसू देखे तो बुरी तरह हर्ट हुई थी, और ये बात अब यहाँ को हर्ट कर रही थी। कुछ दिन इसने सब्र किया, फिर सोचा जाके इसे माजरत कर ले। पता नहीं क्यों मगर वो उस लड़की को दुख देना नहीं चाहता था। भले इन दिनों रिश्ते कायम हो या ना हो, इसके रूम का नंबर वगैरह सब जानते थे, मगर फिर भी इसकी मम्मी से पाकिस्तान फोन करवा कर फातिमा मामी से रूम बरा को कमरे का नंबर मालूम करवाया था कि बाद में वजाहत कर सके कि इसे रूम नंबर कैसे पता चला। जब वक्त मिला तो वो स्पंज चलाया हया के रूम ब्लॉक की बरौनी सुने चढ़ते हुए इसने एक लड़की को ताबे थमे फोन कान से लगाए ने उतरते देखा। स्कार्फ में लिपटा चेहरा सनमई आंखें बजाय तेजी से ऊपर चढ़ता गया, मगर इसकी बहुत अच्छी यादाश्त बता रही थी। इस लड़की को इसने पहले भी कहीं देखा है, मगर कहाँ, कब और कैसे ही सोचता हुआ ऊपर आया। और यही सोचे में फलतन इसने असली बिना चौक पैदा किए अंदाजा में चलते हुए कॉमन रूम का दरवाजा जरा सा टिकाला, और फिर जो हुआ वो बहुत बुरा। हया हाथ में हंजंजर हाउस के ट्रे पकड़े दरवाजे बंद कर रही थी। शहर मुद्दों का सीटा करो ट्रे वो वसाहत फिजा शब्द रह गया। बहुत मेहनत से बनाएगी चीज को सिर्फ इसकी लम्हे भर की गफलत ने तबाह कर दिया। वो स्किज करना चाहता, इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, मगर इसकी बीवी की एकदम से रिएक्ट करने वाली आदत, पहले स्लैश फिर हमाद की उंगलियां और अब हंजंजर भी ब्रेड का टुकड़ा उठा के इसने जहाँ के मुंह पर दे मारा, मगर इससे ज्यादा तकलीफ इसके अल्फाज में चाहिए। बस की जिंदगी से निकल जाए, क्योंकि वो इसके लिए दुख और अजाब के सिवा कुछ नहीं लाता। वो वाकई चाहती थी कि उसकी जिंदगी से निकल जाए, और जेल तक इसके पीछे गया, मगर फिर से बताने की कोशिश की कि अपनी तेज जिंदगी में बहुत तेज चलते हुए वो इसके बहुत से नुकसान कर बैठा था, मगर इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। इसके जाने के बाद बहुत देर तक झील के किनारे बैठा रहा। आज वो बहुत गुस्से में थे, और ये गुस्सा सिर्फ जिंजर ब्रेड हाथ छुटने का नहीं था। क्या इन दोनों के दरमियान कुछ था, कुछ बाकी था। इसने कहा इसकी जिंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मिसाइल हैं। क्या वो इस सफेद फूलों के बेचने वाले से भी परेशान थी? क्या वो इसे हवा हैसियत दे रहा था? कैसे वो कुछ ऐसे करे कि हया के मसाइल हल करके दे, या कम से कम वो इस पर इतना भरोसा तो करे कि वो मसाइल शेयर करे। एक ही काम हो सकता है, अगर वो अपनी मौजूदगी में अब्दुलरहमान पाशा की तरफ से इसे कॉल करे तो शायद वो उसको बता दे कि ये आदमी इसे सता रहा है, तब वो इसको गट्ठा बैठकर हल कर ले। मगर वो इस एतबार करे तो ना। इसने रिकॉर्ड का टाइम सेट किया और फिर हया के रूम तक गया। इसे कॉल की उससे बतौका इसने कॉल उठा ली, लेकिन जैसे ही हया को पता चला कि वो इसकी कमरे के बाहर है, एकदम भागती हुई बाहर आई। हुआ बाता भी हुई तो शर्मिंदा भी, जिसे वो सब कुछ करने के बाद इसे पछतावा था, मगर ये बात कह भी नहीं पा रही थी। जहाँ ने सोचा चाय के साथ डिस्कस कर लेते हैं, सो वो दोनों किचन में चले आए। अगर वो इसे बहारे को यूं आम करते देख लेती तो गश खाकर गिर पड़ती, मगर यहाँ तो वो बर्गर किंग का हेड शेफ था, और इसका काम में इसे ज्यादा आरामदेह एहसास होता था, शायद इसीलिए कि इसकी फितरत के ज्यादा करीब था। वो दोनों किचन में थे जब इसका डायमंड कार बज उठा। इसने सोचा था कि 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग के बाद इसे फोन हया के हाथ से ले लेना था, इसीलिए कॉल 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग करवाई थी, और फिर इसने ऐसा ही किया। मगर जिसके बावजूद हया ने इसे कुछ नहीं बताया दिया। वो या तो फिर भरोसा नहीं करने दी, या फिर अपने मसाइल खुद करना चाहती थी, और वो पिछली बातें बनाना चाहता था कि हया इस पर भरोसा करने लगे, इसके साथ कुछ तो शेयर करे। सो इसने एक और कोशिश करनी चाहिए। हाँ जी, क्या था आखिर। वैसे भी इस दिन के रवैये की माजरत अभी कर्ज थी, इसलिए इसने हफ्ते की रात का डिनर प्लान किया, और देखना चाहता था कि वो इस पर कितना एतबार करती हो। उसको फूल भेजेगे, फूल लेकर जहाँ के सामने क्या रद्दमल देगी। वो अगर वो इसे सच बता देती तो वो इसको सच बता देगा। हाँ, वो इससे इस वक्त सब कुछ सच बता देगा। एक एक बात राकसम स्कोर के गेट किसी तारीख से एक गोशे में बैठकर अपनी जिंदगी की सब पहलुओं पर इसके सामने वो रोशनी डाल देगा। हाँ ठीक है, वैसे ही कर देंगे। इससे ज्यादा इस ड्रामे को वो नहीं चलाना चाहता था। आज तो सुनन वो इतनी परेशान हो गई थी कि लाजमन इसे आरपी का सदभाव करने का सही करने लगी, क्योंकि वो पहले गाड़ी भी तो भेजेगा ताकि वो मजीद परेशान हो जाए। बस यही चाहता था वो। और इसका इरादा डिनर पर और सारे मेस रेड करने का हरगिज नहीं था, मगर जिस चीज ने इसे गुस्सा चढ़ाया वो ये थी कि वो अब्दुलरहमान पाशा की भेजी हुई गाड़ी में बैठ गई। वो इतने आराम से यूं किसी की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी बेचते हुए हाशिम को ताकीद की थी कि वो अब्दुलरहमान का नाम सिर्फ इसके पूछने पर ले, वरना वह जहां सिकंदर टाकसम कहेगा। वो कोई भी अक्लमंद लड़की इस तरह का फर्क के बगैर नहीं बैठेगी कि किसी ड्राइवर के साथ। मगर जब वो उस गाड़ी में आई तो उसे बेख्तियार धक्का सा लगा। क्या वो वाकई किसी की गाड़ी में बैठने वाली लड़की थी? बेख्तियार से वो राज याद आई। इसने हया को इस लड़की की गाड़ी में बैठे देखा। जजनाम गोशा फिर से दिल में बनने लगा। पल भर में डूब गया, गो कि वो कह रही थी कि उसे जहाँ की गाड़ी ही समझी थी, मगर इतनी भी क्या लापरवाही कि आप यूं ही ड्राइवर के साथ बैठ जाओ। इसे सख्त गुस्सा चढ़ा, मगर फिर भी हया
की आदत। वो गुस्से में हाथ मारकर गुलदान तोड़कर चली गई थी। इससे ज़रा अफ़सोस हुआ, लेकिन ये कोई छोटी गलती ना थी। अगर इसकी जगह वो गाड़ी किसी और ने भेजी होती तो उसने गोदाम के पैसे अदा किए, और तब देखा कि वो अपना मोबाइल भी इधर ही भूल गई थी। इसने मोबाइल उठाया और बर्गर किंग आ गया। ये हया का तुर्क सिम वाला मोबाइल था जिसको अमूमन अपने साथ रखती थी। अब वो कल अलाहाबाद जाएगा तो वहाँ रखे सर्विस सलाद में से एक अच्छा सा ट्रेसर इसमें लगा देगा। यही सोच कर इसने मोबाइल लिया। वो कट आ गया। होटल में कुछ मिसाइल बढ़ गई। इस तरह वो का मौका 6-7 माह कबल आया था, और ऐसा वक्त फिल्म में पीछे से आपके पास कोई डिस्कवर होने की हिदायत कर दिया करती थी। ऐसे जब भी ये हिदायत मिलती थी, यानी अब वो कुछ दिन के लिए मंजर से गायब हो जाए। यूं वो ऑप्शनली कुछ हफ्तों के लिए इंडिया जाने का कहकर लद्दाख से बैकअप करने लगा। दर हकीकत जाने इसने बस इस्तकाली स्टेट तक था, मगर आने को बस यही बताया कि वो इंडिया जा रहा है। शायद इस दफ़ा वापस ना सके। वो हर दफ़ा जाने से पहले यही कहा करता था, वो नहीं चाहता था कि अगर इसे कुछ हो जाए या वापसी का हुक्म ना मिले तो कोई इसकी राह देखता रहे। फिर दुनिया में तो सब कुछ मुमकिन मुमकिन था ना। वो होटल ही था जब इसने यहाँ की दोस्त डीजी का फ़ोन आ गया। वो दोनों लड़कियां वो कड़ा जाना चाहती थी और इनको कंपनी चाहिए थी। अब वो चाहती थी कि जहाँ इनके साथ लद्दाख तक आए। अब वो क्या करे। जहाँ से गंदा तो पिछले 3 बरस से लद्दाख नहीं गया था। वहाँ तो हमेशा अब्दुर्रहमान पाशा जाता था रहता था, मगर रहा नाराज थी, इसलिए इसने इस दिन का इंतखाब किया जिसकी सबा इसे लद्दाख छोड़ना था। हया की नाराजगी दूर भी तो करनी थी, पता नहीं क्यों करनी थी, मगर करनी थी। दरमियान के 2 दिन अपने सारे काम बेकअप करते हुए भी वो अपने और हया के रिश्ते के बारे में सोचता रहा। नामोहूस तरीके से वह फिर इस लड़की से हया पर आ गया था। तब कुछ सोचकर इसने हया को फ़ोन किया। अब्दुर्रहमान पाशा के नंबर से इससे मिलना चाहता था। ये बात सुनकर वो क्या कहेगी। अब बला है इसके टांग को ख़त्म करना होना चाहिए। मेजर अहमद को जब इसने इनकार किया था तब वो जहाँ से बेमुरवत और उखड़े आदमी को नहीं जानती थी, मगर अब वो जानती थी क्या अब वो किसी अमीर आदमी की सारी चाह व ख़शमत देखकर भी इसे मामूली से रेस्टोरेंट ओनर की तवज्जो से इनकार कर देगी। हर दफ़ा ये वजह जहाँ क्यों हो लड़का जिसके साथ वो गाड़ी में बैठी थी इसका जिक्र क्यों नहीं करती। वो इंसानों से इतना बेतबार मशकूक हो चुका था कि इसे कुछ देखने के बावजूद इसका दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वो लड़की इस जैसे आदमी के साथ रिश्ता रखना चाहती होगी। मगर हिया ने इस दफ़ा भी रिखाई से बात करके फ़ोन बंद कर दिया। चलो एक आखिरी कोशिश, और फिर अब्दुर्रहमान पाशा इसका पीछे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। आने इन लोगों में से थी जो इसकी मुट्ठी में थी। इसने आने की मदद चाहिए। उनको एक सीक्रेट याद करवाई कि इस लड़की को आपने ये और ये कहना है। अगर हाँ कहे तब ये कहना है, अगर ना कहे तब ये कहना है। आना को इसकी ये बताया कि वो इस लड़की को पसंद करते हैं, मगर किसी और को पसंद करती है। आने मान की वैसे भी जो बातें इन्होंने इनसे कही थी, मैं कुछ भी झूठ नहीं। अब्दुर्रहमान ने वाकई से इन चैरिटी लंच वाले दिन देखा था। डोली इसके आबाई घर का पुराना खादम था। खादम यानी सर्वेंट, सोल सर्वेंट को गवर्नमेंट सर्वेंट। वो बेचारा मैनेजर जिसे इसने बेइज्जत किया था वो कर्नल गिलानी का बेटा था, और हिया की वीडियो हटवाने के लिए इसने जहाँ की मदद की थी। बहरहाल अहम बात यह थी कि वो इनकार करती है या सोचने के लिए वक्त मांगती है। इसने सोचा कि वो कड़ी की गलियों में अपनी रफ सी जीन्स स्वेटर बिखरे बाल वाले खुलिये में फिरते हुए इसे अपना कौन सा शनासा नहीं मिलेगा। आखिर वो अड्डे के 7,000 रिहायशी अफराद में से हर शख्स इसका जाने वाला तो नहीं, मगर वो था। वो इन लड़कियों के साथ अलादार आ गया, और जब वो तीनों टहलते हुए मेन बाजार में जो धड़े के वस्त में मजमा लगा था, बहारे कुल कार रेड कारपेट शो या और डीजी वे तैयार इसकी तस्वीरें लेने गए, और जरा सा रुख मोड़े नागवारी से सारा तमाशा देखने लगा। इस तरह खड़ा था कि बहारे की इसकी तरफ पश थी। अब वो डीजी हया को फौरन चलने का कहकर खुद ही मशकूक नहीं करना चाहते, सो इसने इनको मसरूफ पाकर आशिया को मैसेज लिखा। तुम्हारे 7 दिन की तरबियत का ये असर हुआ है कि तुम्हारी बहन अलादार की स्याहों से तस्वीरें बना रही है। इसे मालूम था आशिया सामने दुकान पर ही होगी जहाँ वो अपना गजल बॉक्स बेचा करती थी। पिछले 7 दिनों से वो जबरदस्ती बहारे को आसमान शबीर के घर कुरान पढ़ने लेके जाती थी, और इस वक्त वो अमूमन दुकान पर अपने बॉक्स देने आया करती थी। ये इत्तेफाक तो नहीं था, बस गलत जगह पर गलत वक्त पर आ गया था। कुछ दोस्तों के साथ हूँ मैं जब पहचाना नहीं एक दूसरा पैगाम एहतियात भेजकर इसने मोबाइल बंद कर दिया। मगर वो ना भी कहता तब भी आशा ऐसी लड़की नहीं थी कि बड़े मजमे में इसे पुकार ले। इसकी पहली बात तो ये हट हुई थी, तभी तो वो फौरन बहन को लेने पहुंची, और इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। मजमा छुपते लगा। उसे पहले के बाहरी गोले से देखती वो दोनों लड़कियों को लेकर पलट गया। बेगी वे
पे हया के हुनाबोक अड्डे की गलियों से गुजरते हुए आशा मुसलसल से जवाब भेज रही थी। आने ने कहा था तुमने सुबह फ्लाइट से इंडिया जाना है, मगर तुम तो यहीं हो, क्या खैरियत है? और क्या ये वही लड़की है जिसका जिक्र आने कर रही है? वही आशा की तफ्तीश करने की आदत उसको यकीनन आने ने बताया था। वो किसी से मोहब्बत करने लगे है वगैरह वगैरह। वही हया के साथ बात करते हुए से जवाब में ये बता रहा था कि वो बाद में वजाहत कर देगा और अभी वह नमाज पढ़ने इसकी मस्जिद में आएगा, और अगर सब मामूल दोनों बहनें मस्जिद में हों तो उसे मत बचाने और वो बुहारी को इस मामले से दूर रखे। हम मस्जिद में हैं मगर अंदर वाले कमरे में, तुम आ जाओ, हम तुम्हें वैसे भी नहीं पहचानते तो अब क्या कहेंगे? आशा ने नाराज सा जवाब आया था। इसने मजीद इसे टेक्स्ट नहीं किया। छोड़ो और बोलने दो, वो जो बोलती है, सोचने दो जो सोचती है। अपने सफ़ेद महल के सामने से गुजरते हुए इसने बराए बात सुरसरी सा इशारा इन घरों की जानब किया। हया की बात को हल्का रही थी, मगर वो ठीक ही कह रहा था कि वो इन जैसा कोई घर अपनी तनख्वाह से नहीं बना सकता। वो फिल्में में होता कि असाइनमेंट ख़त्म होने के बाद एजेंट को नोटों से भरा ब्रीफकेस मिला करता था। असल में सिर्फ पीठ पर थपकी मिलती थी और कुछ नहीं। इंडिया और पाकिस्तान में स्पाइसेस से ज़्यादा अंडर पेट शायद कोई हो। मामूली तनख्वाह और आपके गिरफ्तार होने या मरने की सूरत में फैमिली को माली इमदाद, एक बहुत कलील माली इमदाद देने का वादा बस यही मिला करता था। बाद में जब एमरजेंसी तबादला होकर वापस फौज में चला जाएगा, और अगर इसके मुस्तकिल सरदर्द ने कोई बड़ा मसला पैदा ना किया तो तुर्की मिलने के बाद शायद वो गरीब आदमी ना रहे, लेकिन अभी वो गरीब आदमी ही था। मस्जिद से निकलते हुए हया ने पूछा कि इसने दुआ में क्या मांगा, तो इसने कहा इसने ज़िंदगी मांगी, और वो ठीक ही कह रहा था। ज़िंदगी वो हमेशा मांगा करता था, मगर अभी इसने यही मांगा था कि थोड़ी देर बाद इसकी बीवी एक अमीर आदमी के आलीशान महल देखने के बाद अपने गरीब शोहर को छोड़ने का ना सोचे, अपने का कोई ऐसा इम्तिहान लेते हैं भला इसे खुद पर अफसोस हो। मगर यही तो वो देखना चाहता था कि इसके अपनों में से है या नहीं। अलबत्ता वो इसकी ज़िंदगी वाली बात ना समझ सकी, वो इसकी पहेलियों की ज़बान नहीं समझती थी। या अबरानी ज़बान के लफ्ज़ हवा से निकला था, जो कि अम्मा हवा अलैहिस्सलाम का नाम था। हवा का मानी होता है ज़िंदगी, सो हया का यह भी यही मानी था। इसलिए अरबी में हया का लफ्ज़ी मानी तरोताज़गी और शादाबी कहा जाता है। क्यों? ये दोनों चीज़ें ज़िंदगी की अलामत होती हैं। इसी लफ्ज़ से हया ज़िंदगी और अल्लाह ताला की सिफ़त इलाही हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। इसकी इस्लाही मानी अमूमन शर्म और इसके मानी कहा जाता है, क्योंकि शर्म इंसान की हलाकी ज़िंदगी के किरदार को तरोताज़ा और ज़िंदा भी रखती है। हया इंसान के लिए ज़िंदगी है, मगर वो नहीं समझ सकी और इसकी बात ज़बान समझ ही नहीं सकती थी। चलो कभी न कभी वो अपनी ज़बान समझा देगा। इसने आदत के मुताबिक सब कुछ प्लान किया था। बंदरगाह पर जिस बच्चे को हया का पर्स छिपना आया था, वो उसकी हिदायत के मुताबिक बालों में लगाने वाली मोतियों की माला लेकर ही आया था। जिससे वाहिद चीज़ के लिए वो रुकी थी, वो इसके बालों की खूबसूरती में इजाफा करने वाली कोई चीज़ ही होनी चाहिए थी। वो जितनी जल्दी रद्दअमल ज़ाहिर करने वाली वो लड़की थी, वो जानता था कि वो अपने पासपोर्ट और आईडी कार्ड के लिए ज़रूर भागेगी। हाँ, इसे अच्छी तरह से पता था कि इसके गोल्डन क्लच में इसके कौन कौन से कागज़ हैं। हस्ब तवक्को से बच्ची के पीछे भाग पड़ी। कभी जो ये लड़की रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने से पहले 2 मिनट सोचे, मगर पता नहीं क्यों इसे इसकी यही बात अच्छी लगने लगी थी। कम से कम वो बाहर से भी वही थी जो वो अंदर से थी। हाँ, वो इस पर यकीन करने लगा था। जब वो दोनों दोबारा थाने में मिले तो वो रो रही थी। पता नहीं वो किस बात पर रो रही थी। आने से अभी जहाँ की बात नहीं हुई थी, वो नहीं चाहती थी कि इसने आने को क्या कहा होगा, मगर इस रोज़ पहली दफ़ा इसने पूरी इत्तेकाद से अपनी बीवी को झड़का था। ऐसा लगा था हया ने अपने गरीब शोहर को नहीं छोड़ा। इसका कार वाले लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको अब्दुर्रहमान पाशा या इसकी जावाशी से भी कोई सरोकार नहीं। वो वाकई जहाँ के साथ रहना चाहती थी। सो बस ये ड्रामा ख़त्म। रात आने से बाद पर इसे शे की तस्दीक करने के बाद इसने हाशिम को कहा कि मज़ीद इस लड़की के पीछा नहीं करे। मामला ख़त्म हो चुके हैं, बहुत आजमा लिया इसने, इससे ज़्यादा आजमाएगा तो इसका गुनहगार हो जाएगा। हाशिम फ़ोन पर बेटी की बीमारी का जिक्र कर रहा था, मगर इसने कोई दिलचस्पी नहीं ली। होटल ग्रैंड का पैसा इसका ज़ाती ना था। ज़ाती तो इसके पास कुछ भी न था। हाशिम सदाकत जवारी और अपनी सारी जमा पूंजी तो वो जुए में लुटा आता था, फिर भी क्यों इसकी मदद करे। इसने बात ख़त्म कर दी तभी आशा का मैसेज आया। मैंने आने से पूछा था, वो कह रही हैं कि तुम सुबह फ्लाइट से इंडिया चले जाओगे। वैसे इतने सारे लोगों से एक वक्त में इतने झूठ बोलते हो, तुम्हें कभी अफसोस नहीं हुआ? नहीं, इसने एक लफ्ज़ी जवाब भेज के आरपी वाली सिम बंद कर दीजिए। आशा भी ना किसी दिन बर्बाद ये इसे अगले ही रोज़ से हाशिम को लदाद भेजा, और इस वक्त वो दुकान पर खड़ा रहा जब तक आशा नहीं आएगी। आशा ने क्या दी, हाशिम इससे मिला और इसे 6 कीटों वाले वज़ल बॉक्स का ऑर्डर लिखवा दिया और चौकन पे
वो जिन पर तुर्क की जो बजाय अंग्रेजी हरूफ होते तहजी होती है। साथ ही इसने अब्दुर्रहमान को बताने से सख्ती से मना कर दिया। वजह साफ थी, इसे वो बजट बॉक्स हया को देना था जिसे वो अपनी मालूमात और सलाक्साइड डॉक्यूमेंट्स में एक एजेंट के दूसरे मुंतकिल करते थे कि कहीं किसी लॉकर में छोड़ दिया या ट्रेशन कैन में, वो बाद में किसी दूसरे एजेंट ने इसे आकर उठा लिया ताकि किसी एजेंट को मालूम ना हो सके कि इसका दूसरा साथी कौन है और पकड़े जाने की सूरत में वो अपने साथी के लिए खतरा न बने। इसने भी अपनी असलियत बताने के लिए किसी ऐसे ही ट्रेसेस हेड का सोचा। खुद आमना सामना वो कभी नहीं बताएगी। इसकी बीवी को इसकी समझ कर इसे खुद ढूंढना चाहिए। नहीं, वो इसे आजमा नहीं रहा था, वो तो बस अपने अंदाजे में बात वो चला रहा था। हाँ, मगर जब वो बजट बॉक्स इस तक पहुंचेगा और बासफर्ज किसी तरह इसके इदारे तक या इस बॉक्स के बनाने वाले के ट्रेस कभी कर भी ले तो वो वहाँ से महज इतना ही जान पाएगी कि यह काम अब्दुर्रहमान के अलावा किसी का भी हो सकता है। बस ये मैं इसमें अब्दुर्रहमान मबलूस नहीं है। हाँ, इसकी तलाश करे ये वो चाहता था, मगर वो इसकी जासूसी करे ये वो हरगिज नहीं चाहता था। अगले चंद रोज हैरियत से गुजर गए। वो डिक्टिवेट होकर बस घर और रेस्टोरेंट तक महदूद हो गया। इन्हीं दोनों ऐसे लड़की ख्याल बार बार आता रहा जो इसने पांची में देखी थी। वो इसको पहले भी देख चुका था। इससे याद था कि पिछले साल पांची के कुछ स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत होटल ग्रैंड आए थे और चंद हफ्ते इन्होंने वहाँ गुजारे थे। इसने कंप्यूटर में सारा डेटा खोला, एक एक एंट्री को चेक करते वाला आखिर से मिल ही गया। हाले नूर चुकिंग लगो रूमी फॉर्म की एक कारकुन। इसका फील्ड रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा था। उसकी अप्लाई भी थी और इससे अपने अप्लायर्स का सारा बायोडाटा और अपने पास रखता था। अपने हर मुलाजिम को पहचानता था, मगर इसके हर मुलाजिम ने इसे नहीं देखा था। वो होटल मालकान की तरह प्राइवेट लिफ्ट इस्तेमाल करता। निचले हैदम पर काम करने वाला मुलाजिमों की इससे कोई मुलाकात न थी। वो इंटरनेट से कहाँ का रब्ता हो पर हाले नू चोलग लो रूमी फॉर्म की एक कारकुन। इसका फील्ड रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। इसकी अप्लाई थी और अपने हर अप्लाई का सारा बायोडाटा अपने पास रखता था। अपने हर मुलाजिम को पहचानता था, मगर इसके हर मुलाजिम ने इसे नहीं देख रखा था। वो होटल मालिकान की तरह प्राइवेट लिफ्ट इस्तेमाल करता था और निचले अहदे पर काम करने वाले मुलाजिमों की इसे कोई मुलाकात न थी। वो इंटरनेट से कहाँ इसका रब्ता हो पाता था। फिर भी शायद यूं ही आते जाते इस लड़की ने इसे देख रखा, इस लड़की को इसने देख रखा था। वो इसलिए रूम ब्लॉक से निकल रही थी जो हया का था। हो सकते हो वहाँ किसी काम से आई हो और इसका अपना ब्लॉक कोई और इसका हया से कोई रब्ता ना हो। इसने कभी ग्रैंड होटल के ओनर को ना देख रखा हो, मगर फिर भी आइंदा उस पांची जाते हुए इताद करेगा, वरना दुनिया वाकई बहुत छोटी है। चंद दिन बाद एक सुबह जब वो बर्गर किंग के किचन में काम कर रहा था, एकदम से इसके सर की पेश में शदीद दर्द उठने लगा। यह दर्द इसे बहुत झड़झड़ा भी देता था, सारा मूड खराब हो जाता था। अभी भी यही हुआ। वो तलही भरे अंदाज में जोर से कट गोश्त काट रहा था। पिछले एक हफ्ते से कब्जा माफी कुछ लोग इसे तंग कर रहे थे। रेस्टोरेंट की लेस का मामला था और बादशाह बे के साथ इसकी कोई तलही हो चुकी थी। ऐसे में इसे अपने रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना था, मगर इससे कबल कोई ठोस वाकया ऐसा चाहता था कि जिससे इसकी केस आसान हो जाए। इरादा था कि ऐसे सरपेर में अपने कुछ आदमियों से रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करवाकर स्कॉटी क्लेम दोनों हासिल कर ले। ऐसे वक्त में इसे मौके से हट जाना चाहिए था और ये सब सोच ही रहा था कि है और डीजी आ गई। वो टॉप की जाना चाहती थी। थोड़ी सी बस और बेंच के बाद इनके साथ चल पड़ा। सर का दर्द बुखार में तब्दील हो गया, मगर वो इनके साथ देता रहा। फिर डीजी को भी सर दर्द की शिकायत होगी, वापस जाना चाहती थी। इसके जाने के बाद वो दोनों टॉप किपकी के अकाबी बरामदे में आ बैठे। हिया ने इसे कहा भी कि वो वापस चला जाए, मगर अभी रिस्पॉन्ड पर साइलेंट होना था और अभी वो वापस कैसे जा सकता था। अलबत्ता सर दर्द के बायस वो हिया की शान टाल कर लेट गया और इसे नींद वैसे भी मुश्किल से ही आती थी। फिर एक पब्लिक प्लेस पर वो कैसे सो सकता था। बस यूं ही लेटा रहा था। भी इसने महसूस किया कि इसने एक जीना नीचे बैठी हिया ने गर्दन मोड़ के उसे देखा, शायद ये जानने के लिए कि वो सो रहा है या नहीं। वो जरा सर खटक गया। इसने आंखें से बाजू जरा तिरछा करके देखा। हिया की जहाँ की तरफ पछती। इसने जरा गर्दन उठा के देखा तो वो मोबाइल पर किसी को मैसेज कर रही थी। ऊपर एनडीए का नंबर नजर आ रहा था, इसी का नंबर। वो पैगाम तो नहीं देख सका, लेकिन ये वही नंबर था जिससे चंद रोज कबल इसने हिया को मैसेज किया था। यार पी तो इसका बच्चा छोड़ चुका था, फिर ये क्यों इससे रब्ता कर रही है। तो थोड़ा अजीब सा लगा। बुरा नहीं लगा, लेकिन अच्छा भी नहीं लगा था। चंद मिनट ठहर कर इसने बाएं हाथ से जीन्स की जेब से अपना सेल फोन निकाला। हिया इसके दाएं जाने में एक सीने पर नीचे बैठी थी, वो नहीं देख सकती थी। इसने इसी तरह लेटे लेटे इंडियन ऑन की और फिर स्केंज स्टूडेंट का नंबर डायल किया। वो जानता था कि वो इसके सामने बात नहीं करेगी। वाकई वो कॉल आते ही उठकर मंडे तक चलेगी। वहाँ शाल गिर से गर्दन से ऊपर तक लिए आंखों में बाजू ले रखे वो हैंड फ्री से इससे बात कर रहा था। हिया अगर इसे सारा वक्त में
ایسے دیکھ رہی ہو تب بھی جان نہ پاتی کہ اس کے لب ہل رہے ہیں اور اس نے فون کیوں کیا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ عبد الرحمن اس کی کزن کی مدد کرے۔ اس کی بات سن کر جہاں بے اختیار ہنس پڑا۔ مدد کا وعدہ کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ حیا واپس آ کر بیٹھی کچھ مستفز سی تھی۔ خیر پلان کے مطابق اسے ریسٹورانٹ سے کال آنے لگی، انہیں جانا پڑا تھا۔ جب وہ واپس ریسٹورانٹ پہنچے تو توڑ پھوڑ دیکھ کے اسے احساس ہوا حیا اسے عبد الرحمن پاشا کی حرکت سمجھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ ایسے تھے۔ چلو یہ بھی ٹھیک تھا، اسے سبق مل گیا ہو کہ اپنے مسائل حل کرانے کے لیے دوسروں کا رخ کبھی نہیں کرتے۔ وہ دوبارہ اسپانچی نہیں گیا۔ باہر کے دن شروع ہوئے تو وہ پورا استنبول مہکنے لگے۔ ایسے ہی ایک دن وہ گھر پہنچا تو حیا آئی ہوئی تھی، مگر اکیلی نہیں، اس کے ساتھ 3 لڑکیاں تھیں۔ انہیں 3 لڑکیوں میں خالہ نور کو دیکھ کر ایک لمحے بھر سانس لینا ہی رک گیا۔ سلام کے جواب دے کر خالہ نور نے بغور اس کو دیکھا۔ وہ بنا مزید کچھ کہے کہ چلا گیا۔ وہ لڑکی جس کا تعلق ہوٹل گرینڈ سے رہ چکا تھا، اس کو اس گھر میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرانا چاہتا تھا۔ اب ان کو کیسے نکالنا ہے یہاں سے؟ بڑی مصیبت سے بہتر چھوٹی مصیبت ہوتی ہے۔ اس نے چھوٹی مصیبت لی۔ اس نے ترک میں وہ تکلیف دہ الفاظ کہے کہ ممی کو شاک ہی ہو گیا، مگر وہ لڑکی بھی چونک گئی۔ بلاؤنج تک کچن کی ساری آوازیں آ رہی تھی۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے وہ چاروں وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی! جہاں ممی ابھی تک شدر تھی، وہ اسکافر لڑکی مجھے کسی اور حوالے سے جانتی تھی۔ اگر میری بیوی کی وجہ سے میرے کورٹ کو نقصان پہنچا تو میری کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ ماما اوہو خاموش ہوگی، مگر خوش نہیں تھی۔ اس نے سوچا تھا پھر حیا سے معذرت کر لے گا جیسے کہ ہمیشہ ہوتا تھا، لیکن موقع ملنے سے قبل ہی وہ انکرا چلا گیا۔ وہاں کچھ کام تھا۔ جس دن واپس آ رہا تھا اسے ایئرپورٹ پر حیا کا میسج ملا، ڈی جی ٹاکس فرسٹ ایڈی میں ہے، اسے برین ہیمریج ہوا ہے۔ وہیں ایئرپورٹ سے اس نے ٹاکس فرسٹ ایڈی میں اپنے جاننے والے کو فون کیا۔ ڈی جی کا برین ایورزم پھٹا تھا۔ اس نے جلدی سے حساب لگا، اس کا مطلب تھا کہ اس کے بعد صرف چند ہی گھنٹے سے یاد آیا کہ وہ ٹاپ کپلی میں بھی سر درد کی شکایت کر رہی تھی۔ وہ پرانے چہرے والے ایئرپورٹ والے سبیہہ گورچن ہوالین سے آیا تھا۔ سو یورپین استنبول پہنچتے ہوئے سیدھا ٹاکس آیا۔ وہاں سے حیا کے پاس اس کے حساب کردہ گھنٹے ختم ہونے کو تھے۔ کسی بھی وقت وہ ڈی جی کی موت کی خبر دے دیں گے۔ یہ باڈی کلیئرنس کروانے میں وقت لگے گا۔ باڈی پاکستان جائے گی، ظاہر ہے حیا بھی ساتھ ہی جائے گی، یعنی وہ 3 دن تو کہیں نہیں گے اور موت کی خبر سننے کے بعد تو کچھ نہیں کھائے گی۔ حقیقت پسندی سے تجربہ کرتے ہوئے اسے صرف حیا کی فکر تھی۔ وہ جلدی سے کینٹین گیا، سیدھی سینڈوچ لایا۔ اسی انسان میں ڈاکٹر بھائی ہے، وہ خبر بھی باہر آ گئی۔ پھر بھی یہ خبر اس نے حیا تک تب دی جب وہ تھوڑا سا سینڈوچ کھا چکی تھی، اور کاش وہ آخری بندہ ہوتا جو اسے یہ خبر دیتا۔ 2-3 دن بہت تکلیف دہ تھے۔ اسے ڈی جی کی موت کا بہت افسوس تھا، لیکن اپنی جاب کے دوران اتنے لوگوں کو اپنے سامنے مرتا دیکھا تھا کہ ڈاکٹرز کی طرح وہ بھی ذرا انپیو ہو چکا تھا۔ مگر حیا کو روتا دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ جیل کے ان تاریک دنوں نے اس کے اندر سے ساری حیثیت نکل گئی ہے، تو شاید وہ غلط ہے۔ اس سے تکلیف ہو رہی تھی بہت زیادہ، ڈی جی کی موت سے بھی زیادہ۔ باڈی کلیئرنس ملنے سے قبل وہ حیا کی سے مانچی گیا۔ خالہ نور سمیت اسٹوڈنٹ کی اکثریت اسپرنگ برنگ پر جا چکی تھی۔ کلیئرنس ملنے سے قبل وہ حیا کے عمران پانچی گیا۔ خالہ نور سمیت اسٹوڈنٹ کی اکثریت اسپرنگ برنگ پر جا چکی تھی۔ ڈی جی کی چیزیں اس نے حیا کے ساتھ ہی پیک کروائی تھی۔ اس کے رجسٹر کرتے ہوئے بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی کہ ڈی جی اپنے نوٹس سے یا رجسٹر فوٹو کاپر پر اٹھ جاتی ہے، اس لیے تو فوٹو کاپر کیا تاکہ اسے کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی اٹھا لے۔ مگر جب ادھر رکھے ڈی جی کے رجسٹر کا پہلا صفحہ پلٹا تو اس پر بڑا بڑا یونانی فلسفر الکٹرکیس کا ایک اور لکھا تھا۔ کچھ عرصہ ذرا پھر رجسٹر ادھر چھوڑ کر واپس آ گیا۔ حیا اس وقت ذہنی طور پر اتنی ڈسٹرب تھی کہ اس کا کچھ پوچھنے کا ہوش نہیں تھا۔ بعد میں واپس آ کر رجسٹر لے گی تو اسے کھول کر ضرور پڑے گی، اور اپنے بزل باکس پر پہلی کے طور پر لکھ سکتا تھا ڈی جی فلسفے کی طالبہ تھی، سو شاید حیا بھی اس فلسفے کے پس منظر سے واقف ہو۔ شاید ممی کے مجبور کرنے پر وہ اپنے کنٹرول روم سے اجازت لے کر حیا کے ساتھ پاکستان گیا۔ وہاں موقع جس سے وہ بھاگتا تھا بالآخر سامنے آ ہی گیا، مگر صرف حیا کے لیے اس نے یہ کیا تھا۔ اپنے ماموں کے سامنے آج بھی وہ خود کو کمزور محسوس کرتا تھا۔ ان کی باتیں سننا، ان کے تیور برداشت کرنا، کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ حیا کو تو سیدھی اپنی امی کے ساتھ ڈی جی کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ سلمان ماموں سے ملا۔ وہ کچھ دیر حیا وغیرہ کے لاؤنج میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ ماموں ذرا رکھائی سے ملے تھے۔ سرد انداز ٹھیک ہے، وہ بھی تو اسی طرح ہی ملا تھا۔ سبین ٹھیک ہے، اسے بھی ساتھ لے آتے، ابا کی وجہ سے نہیں آ سکی وہ۔ اچھا، وہ خاموش ہے۔ بس اسی طرح کچھ باتیں کر کے ملازم نے اس کے کمرہ دکھایا۔ وہ نیچے والے کمرے میں تھا۔ اس نے پوچھا کہ اگر کوئی اوپر والا کمرہ مل جائے تو ملازم نے فوراً اس کا سامان اوپر والے گیسٹ روم میں رکھ دیا۔ وہ کسی کے بھی گھر میں رہتا ہمیشہ اوپر والے منزل پر ٹھہرتا۔ اوپر سے نیچے پورے گھر کا جائزہ لینا آسان ہوتا ہے۔ آپ کا مینیو رام وسیع رہتا ہے، فرار کا راستہ بھی مل جاتے ہیں۔ آس پاس کے گھروں پر بھی نظر رکھنا سہل تھا۔
दोपहर में वो सो नहीं सका, बस टेरेस से इधर उधर देख रहा था, मस्जिद की तरह कॉलोनी से निकलने के रास्ते सुकड़ के मंजिल की तरफ। दोपहर में हया वो इसकी अम्मी वापस आ गई। इसने खिड़की से देखा था, हया बीमार लग रही थी, मगर इसकी तरह जाकर पूछ भी नहीं सकता था। शाम में जरा देर को आंख लगी ही थी कि हया की अम्मी फातिमा ममानी ने दरवाजा खटखटाया। फरकान मामू वगैरह आए थे नीचे। मैं आ रहा हूँ बस फ्रेश होकर। ओके अच्छा ओके रुकी। वो नूर बानो बता रही थी कि आपको नीचे वाले कमरे पसंद नहीं आया। ठीक है जी। इसने तरवीद किए बगैर बस हिसाब में सराबा तो ऐसे ही था, मगर फातिमा ममानी को शायद कुछ अजनबी सा हुआ, मगर बोली कुछ नहीं। कुछ देर बाद वो कमरे से बिना चौप के निकला तो अपनी सीढ़ी से गोल चक्कर के ऊपर ही था जब लॉन्च के मलहीजा किचन की आधी खुली दीवार के पार फातिमा ममानी हिया से बात करती नजर आई थी। इसने दास्तन तौर पर रोककर सुना। इस पिन का बटा जरा रोडोल सनी ही है। चलो जी। पहले ही इसका बाप मगरूर था, अब वो मगरूर हो गया। जो अपनी मर्जी से रहना चाहे मगरूर हो गया। वो तो मगरूर नहीं था, इसे तो किसी चीज का गुरूर नहीं था। पता नहीं क्यों वो इसके बारे में ऐसे अंदाजी कायम कर रही थी। नहीं वो शुरू में ऐसे ही रहता है, या कह रही थी। बाद में भी ऐसा ही रहता है। इससे शुरू और बाद के दरमियान कभी कभी नॉर्मल हो जाता है। सीढ़ी के वॉश में दीवार पर लंबा सा आईना वेस था जिसमें वो दोनों नजर आ रही थी, और वो अल्फाज कहते हुए हया का चेहरा सपाट था। इसे बुरा लगा, मगर पता नहीं क्यों अब इसका मार्जिन देने लगा गया था। ऐसे ही तो ऐसे ही सही। लाइन में मामू फरकान और साइमा ममानी आए थे। जब वो चलता हुआ लाइन के दहाने तक आया तो लोग उठ खड़े हुए थे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यहाँ इज्जत से जी सकोगे? कभी नहीं। तुम जलील होगे, खून होगे। वो आवाजें थी, ये वो आवाजें थी जो इससे आज भी सुनाई देती थी। वो लोग बहुत इज्जत से अब इससे मिल रहे थे। सलाम दुआ, मम्मी का हाल हवाल, गिले शिकवे। तुम्हारा बाप तुम्हारे नाम पर एक शर्म नाम दरगाह था, तुम कभी सर उठाकर नहीं जी सकोगे। तुम्हारे बाप का नाम तुम्हारे सर से हमेशा शर्म से झुकाता रहेगा। वो इनके सामने कुर्सी पे बैठा हुआ था। फातिमा ममानी इससे चाय का पूछ रही थी। इसने वही कहा जो एक तुर्क लड़के को कहना चाहिए था, टी एप्पल टी। तुम कुत्तों की तरह जिंदगी गुजार, कभी इज्जत व वकार से अपने मुल्क का रुख नहीं कर सकोगे। और अब इसने इस जॉब और दूसरी मसरूफात को पूछ रहे थे जो छोटे छोटे जावत है। इसके सारे वक्त में अल्तलक किसी भट्टी भरने बैठी रही, बस एक दो दफा बोली, मगर वो इसको नजरअंदाज कर रही थी। ये अलग बात थी कि अपने तने जहाँ इसे नजरअंदाज नहीं कर रहा था। वो तो हमेशा से ही खामोश और जीरो सा रहता था। अलबत्ता अपने मामू के लिए इसके दिल में नरम गोशा नहीं ना था वो आला ज़रफ़। जिन बातों ने इससे और इसकी मम्मी को एक अरसा डराव रखा, इनकी कहने वाले तो बड़े मजे से अपनी जिंदगी में मगन थे। किसी को ये अर्ज नहीं कि सबीन के सिकंदर और जहाज सिकंदर का क्या बना, क्योंकि इनके नामों के साथ सिकंदर लगता था। वो पहली मुलाकात में इनसे कोई बात न कर सका। इससे हुई ही नहीं। कुछ जख्म बनने में बहुत वक्त लगता है, और इस वक्त भी पूरा नहीं हुआ था। चूंकि वो तुर्क शहरी के तौर पर आया था, इसलिए इसकी हरकत व संगात इसके कौर के मुताबिक थी। भले वो अंग्रेजी में बात करना हो, घास पर जूतों में न चलना हो, बिना जूतों घर में दाखिल होना हो, वही बना रहा जो लोग इसे समझते थे। उठने से कबल फरकान मामा अपने घर आने की दावत देगी। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब जब मदद चाहिए हो तो मेरी तरफ मत आना। वो वाजे पीछे नहीं छोड़ देती। सलमान मामू ने इनके जाते ही कतियत से कह दिया कि अब हया वापस नहीं जाएगी। इसने कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। अलबत्ता वो जान गया था वो वापस जाना चाहती है। हाँ वो वापस तो इसे जाना ही था। वो करेगा इसके बारे में कुछ। इस पहली मुलाकात से इसने यह हस किया कि फरकान मामू की बातें और जफरे अंदाज इनकी तवक्को के एन मुताबिक ही था। अलबत्ता सलमान मामू यूं जफर नहीं करते थे, बस अखड़े अखड़े से रहते थे। वजह शायद इनका गुज़श्ता दफा तंबूर का दौरा था, जब वो औलादार में होने के बायस इसके लिए जहांगीर नहीं आ सका। वो जब आया तो थोड़ी देर ही बैठ कर सका था। ये वो वक्त था जब इसके दिल में इनके लिए मौजूद शिकवे खत्म नहीं हुए थे। वो अपने अकड़े रवैये के बाद सलमान मामू भी बदजान हो चुके थे, वो जानता था, और इनका रवैया अभी वैसा ही था। हया के साथ पाकिस्तान आने यानी इनकी बेटी का इतना ख्याल रखने पर भी वो इससे राजी ना थे। फरकान मामू की इसे कोई परवाह नहीं थी, मगर सलमान मामू पता नहीं क्यों वो इनकी परवाह करने लगा था। शायद इसलिए कि पाकिस्तान आकर इस पर यह इंकशाफ बहुत शिद्दत से हुआ था कि जो हमेशा मेरे मामू ने जैसे ज़ईफ़ों में सोचा था वो तो गलत था। वो ज़माने के जब दोनों मामू एक फरीक थे, अब वो दो फरीक थे। सलमान तो बड़े मामू की बहुत इज्जत करते थे, मगर डिनर पर फरहान मामू और साइमा मामी की गुफ्तगू से यही बातबाजी थी। अगर वो हया का रिश्ता तोड़ने का तो वो हरगिज़ नाखुश नहीं होंगे, क्योंकि इनके और सलमान मामू के दरमियान अब वो पहले वाला एका था ना था। इतने बरस एक साथ रहने के बायस होने वाली छोटी मोटी तलहियों ने इनके आपस के रिश्ते में भी वो सी दरारें डाल दी थी। हाँ बज़ाहिर सब ठीक था, सलमान मामू की तरफ से भी सब ठीक था। अलबत्ता फरकान मामू और साइमा मामानी हिया की जिंदगी में आने वाली हर तकलीफ पर इसके साथ नहीं होंगे, वो जान गया था। वो बैठ कर तमाशा देखने वालों में से थे। ये बात काश इसे पहले ही पता चलती थी, मगर कैसे चलती। वो और अम्मी तो अभी तक कई साल पीछे खड़े थे।
اور اب اگر وہ فرقان ماموں کے اس برسوں پرانے رویے کی وجہ سے سلمان سے تعلق خراب کرتے ہیں تو یہ ناانصافی تھی۔ اب جب کہ یہ فیصلہ ہو گیا کوئی شادی قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اسے اپنے رویے بھی ٹھیک کرنا تھا۔ جتنے دن وہ یہاں اس نے خود سے عہد کیا۔ اگلے روز زاہد ماموں کی بیٹی کی مہندی تھی، ویسے ہی رشک سے بھاگتا تھا، مگر یہاں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بھی فنکشن اٹینڈ کرے۔ اس پر مستردہ فاطمہ ممانی اس کے لیے کچھ کرتے وغیرہ لے آئی تھی۔ اب ایسے البتہ انہوں نے اس کے بہت اسرار پر بھی نہیں لیے تھے، اب ان کو وہ پین نہیں تھا۔ صبح حیا کمرے سے صبح نہیں آئی تو کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا، کہنا کچھ بھی نہیں تھا، بس اسے دیکھنا تھا۔ وہ شاید سو رہی تھی، سو بالآخر اس نے وہاں اوپر والے کمرے سے اسے کال کی۔ وہ اسے اپنے پزل باکس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر مجال ہے جو وہ لڑکی کسی کی بری بات سنے۔ اس نے حسب معمول اس کو لعنت ملامت کر کے فون بند کر دیا۔ اب کیا کرے خیر، پزل باکس اس تک وہ پہنچا ہی دے گا کسی نہ کسی طرح۔ حماد نے سننے سے ہی انکار کر دیا۔ معاف کرنا مگر میں ان کی خوش اخلاقی سے نہیں پاؤں گا، مجھے معاف ہی رکھو بھائی۔ مگر وہ چاہتا تھا کہ جب وہ اصرار کرے گا تو حماد مانتے ہی بنے گا، اور یہی ہوا، وہ مان گیا، بس یہ آخری دفعہ پھر نہیں۔ شام میں وہ پھر سے حیا کو ڈھونڈ رہا تھا، دونوں کی کوئی خاص بات نہیں ہو سکی پاکستان آ کر۔ اب اس کے پاس یہی بہانہ تھا کہ وہ اسے فلائٹ کا پوچھ لے گا گریڈ۔ وہ اسے یہی پوچھنے فرقان ماموں کے گھر آیا تھا۔ اس وقت سیڑھیوں پر سے اتر رہی تھی۔ بہت سی لڑکیاں اچھے کپڑے پہنتی ہیں، اس کی چال کی بے نیازی کسی ملکہ کی طرح سج اترنا اور واقعی بہت خوبصورت تھی، مگر ہاں یہی مگر ہر دفعہ آ جاتا ہے۔ جس وقت سیڑھیاں اتر رہی تھی وہاں آس پاس کتنے کزن گھوم رہے تھے، سب اس کو گاہے بگاہ دیکھ رہے تھے، اور یہی آ کر اس کی پیشانی پر بیل پڑ جایا کرتے تھے۔ وہ اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، مگر اس وقت جب وہ بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی اور زاہد ماموں کی چھوٹی بیٹی ثنا ان کی کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، مگر اس وقت جب وہ بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تو زاہد ماموں کی چھوٹی بیٹی ثنا اس کی تصویر کھینچنے کو، وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی فوراً اسے یہ تصویر فیس بک پر لگا دے گی، اور ایسی بد احتیاطی وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ثنا کو ذرا سا ڈانٹ دیا، اب وہ دوبارہ اس کی تصویر کھینچنے کا سوچی کی بھی نہیں۔ حسب معمول اس نے کی کسی اور مقصد کے لیے کی جانے والے عمل سے آخر میں ہٹ حیا ہوئی تھی۔ مہندی کے فنکشن میں وہ فرقان ماموں کے ساتھ بیٹھا رہا، ایک دفعہ پھر وہی پرانے قصے لے کر بیٹھ گئے۔ کس طرح انہوں نے سپین کی مدد کرنی چاہیے، مگر کسی طرح سپین نے مدد نہیں لی، خاموشی سے سر ہلاتا، کوئی اعتراض نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ کمانڈو ٹریننگ کے دوران ایک مرحلہ ایسا بھی ہوا کرتا تھا جس پر لڑکے ضبط ہار دیتے تھے، اور تب ہارتے وقت ٹریننگ اس کے منہ پر تھوکتا تھا۔ اس کے ایک دوست نے ایسا موقع پر اپنے ٹرینڈ کو تماچا دے مارا تھا، سو اسی وقت اسے بتا دیا گیا تھا وہ کمانڈر نہیں بن سکتا۔ جہاں کے منہ پر بھی افسر نے تھوکا تھا وہ خاموشی سے کھڑا رہا، ایک دفعہ، دو دفعہ، کئی دفعہ تھوکا گیا، گالیاں دی گئی، مگر اس نے صبر نہ ہارا تھا اور وہ پاس ہو گیا۔ اب بھی اس نے خود کو ایسے ہی پاس کر دیا۔ فنکشن کے دوران بدمزگی تب پھیلی جب ایک دم سے لائٹ چلی گئی۔ اس کے ماموں کے گھر میں لائٹ کا مسئلہ کبھی نہ ہوتا اگر جنریٹر جواب نہ دے دیتا۔ ایک دم سے ہلچل مچ گئی، میکینک کا انتظار، شور شرابہ، افراتفری، کوئی ہاتھ پیر ہلانے کے لیے تیار نہ تھا۔ بس میکینک آئے گا تو ٹھیک کرے گا۔ کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اس کے کوفت ہونے لگی، یہ لوگ دوسروں پر انحصار کیوں کرتے ہیں، اپنے مسئلے خود حل کیوں نہیں کرتے۔ وہ اٹھا، چپ چاپ جنریٹر کا معائنہ کرنے لگا۔ ذرا سا مسئلہ تھا اور طوفان ایسے مچا دیا سب نے، 5 منٹ بھی نہیں لگے تھے اسے سب ٹھیک کرنے میں، اور تب تک وہ پورے مجمع کی توجہ پا چکا تھا۔ ہر چیز زیادہ کوفت دلانے والی تھی۔ وہ ہاتھ دھونے کے بہانے جلدی ہی اندر چلا گیا، البتہ وہ جانتا تھا کہ سارا وقت حیا بہت مسرور انداز میں دیکھتی رہی تھی، وہ جیسے اس پر فخر کر رہی تھی۔ بعد میں سب مرد لاؤنج میں بیٹھ گئے تو وہ بھی وہاں بیٹھا رہا، لاشعوری طور پر وہ حیا کا منتظر تھا کب وہ آئے گی اور اسے دیکھ سکے۔ بہت دیر بعد وہ نظر آئی، ساتھ میں ہی زاہد ماموں کی چھوٹی بیٹی بھی تھی، وہ دونوں کچن کی طرف جا رہی تھی۔ اسے ابھی حیا کو دیکھ لینے کی ٹھیک سے خوشی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے محسوس کیا جو وہ چلتی جا رہی تھی تو سب کزن اسے ہی دیکھتے رہے تھے، یہاں تک کہ داور بھی۔ اسے غصہ چڑھا، اتنا شدید کہ حد نہیں، مگر وہ کیا کر سکتا تھا، وہ تو اپنی ماں تک پر کچھ نوز نہیں کر سکتا، کبھی اپنی بیوی پہ کیا کرتا۔ پھر ایک دم سے کہیں سے زاہد ماموں کی بیٹی جس کی شادی تھی تن فن کرتی آئی اور داور کے اونچے بولنے کے سبب اس کو سنا کر واپس ہو لی۔ وہ واقعی شاکڈ ہو گیا، کچھ پچھلے غصہ بھی تھا، وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا، باقی بھی سب اس کے پیچھے باہر آ گئے تھے۔ کسی نے البتہ اس لڑکی کو نہیں ٹوکا، کسی نے اسے نہیں ڈانٹا، کسی نے اسے وہ باتیں نہیں سنائی جو انہوں نے کئی برس پہلے اس کی ماں کو سنائی تھی۔ تب بھی فرقان ماموں لوگ ان کے لاؤنج میں تھی، تب بھی وہ یوں ہی اٹھے تھے اور باہر نکل گئے تھے، مگر اب نکلنے سے قبل کسی نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا فرق تھا دونوں واقعات میں؟ ممی نے ان کی بے عزتی نہیں کی تھی، وہ گواہ تھا۔ مہوش نے داور کی بلکہ سب کی بے عزتی کی تھی، وہ اس کا بھی گواہ تھا۔ پھر کیوں مہوش کو ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا؟ کیوں وہ اثر روح و شوق والے باپ کی بیٹی تھی؟ کیونکہ اس کا باپ سامنے بیٹھا تھا؟ کیونکہ اس کے ہونے والے شوہر سمیت بہت امیر کبیر تھا؟ وہ ممی کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔
اس وقت۔ اور ہاں، یہ اس کو ہونے والا شور چلو جو بھی دیکھے گا، کتنے عرصے اس کے امیر ہونے کا ڈوگ سکہ چلتا گیا ہے۔ جس طرح اس لڑکے کا بڑا بھائی بار بار اپنی دولت کی وجہ سے بتا رہا تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک دم سے آئی ہوئی بلیک منی کی صفائی دے رہا ہے۔ گدے ویوش کی بدتمیزی کے بعد جب سب نہ کھانے کے وہاں سے اٹھ گئے اور اس کے ذہن میں صرف یہی آیا کہ سلمان ماموں نے کھانا نہیں کھایا ہے، اکبر نے باہر کھا لیا تھا، مگر ماموں اور ان کی اتنی پرواہ کیوں کر رہا تھا پتہ نہیں، مگر جو بھی ہو ماموں تھے۔ سو حیا کے ساتھ مل کر اس رات اس نے صرف سلمان ماموں کے لیے پاستا بنایا، اور یوں ہی ان دونوں کے درمیان سرد میٹھی کی دیوار بھی اسی طرح پگھل گئی۔ ماموں حیران تھے مگر زیادہ ظاہر نہیں کیا، وہ اس سے خفا رہتے تھے، وہ جانتا تھا، مگر اب شاید حالات بدل جائیں، شاید۔ اگلے روز حماد بہت محنت کر کے اس نے وہ باکس حیا تک پہنچا ہی دیا۔ اس کے اندر زہرہ کے ایک لاکرز کی کوڈ سلپ اور اندرونی تجوری کی چابی تھی۔ لاکر ابھی خالی تھا، مگر وہ واپس جاتے ہی کچھ ریکارڈ کر کے اس میں رکھ دے گا۔ اس نے سب سوچ رکھا تھا، بس اس کے لیے اسے حیا کو واپس لے جانا ہوگا، لازماً۔ ان چند دنوں میں اس کے باقی رشتہ داروں سے بھی تعلقات بہتر ہوتے گئے۔ ویوش کی چھوٹی بہن سے لے کر سلمان ماموں تک اب کوئی اس سے ناراض نہ تھا۔ جب وہ بعد میں بھی اپنی جاب کے متعلق بتائے گا تو ان کا کیا ردعمل ہوگا وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو اسے سب سیٹ رکھنا تھا۔ اس رات حیا نے بزر باکس اسے ہی لا کر تھما دیا۔ پہلے تو وہ واقعی گڑبڑا گیا کہ وہ جان چکی ہے اور اب اس کا حساب لینے آئی تھی، مگر نہیں، وہ صرف باکس کھولنے ہی مدد چاہ رہی تھی۔ پاگل لڑکی، یہ رازداری سے رکھنے والی چیز ہے، وہ کیا اب ہر کسی سے یوں ہی مدد مانگتی پھرے گی؟ اس کا علاج ضرور تھا، سو اس نے فوراً ہی چھڑا اور تھوڑا مانگا۔ حیا نے گھبرا کر باکس واپس لے لیا۔ چلو، اس کا کی توڑ کر نہ کھولنے والی خواہش کا احترام تو تھا ہی، اب اس کے لاکر سے ویڈیوز نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ واپس استعمال جائے۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر آج خود وہ سلمان ماموں کے پاس کیا کہ انہیں سمجھا سکے۔ وہ کمرے میں اکیلے تھے، وہ سامنے کرسی پہ بیٹھا چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز ہوا اور خاموشی سے سنتے رہے۔ تم اور کیا کرتے ہو ریسٹورانٹ کے علاوہ؟ انہوں نے سادے سے انداز میں پوچھا۔ وہ ذرا دیر کے لیے ٹھٹکا، وہ کچھ جانتے تو نہیں تھے، آرمی کے بارے میں وہ نہیں جان سکتے تھے، مگر کہیں عبدالرحمن پاشا والے کور کے بارے میں تو کچھ نہیں وہ جانتے تھے۔ شاید روہیل نے امریکہ والی بات کا ذکر کیا ہو، مگر نہیں۔ وہ ان کی تسلی کرتا پورے اعتماد کے ساتھ پھر اس نے حیا کی بات کی، اور جب یہ کہا کہ اگر وہ واپس نہیں جائے گی تو کبھی ڈی جی کے دکھ سے نہیں سنبھل پائے گی، تو سلمان ماموں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ انہیں اس کا حیا کے لیے فکر مند ہونا اچھا لگا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، وہ دونوں واپس آئے تو اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ دن اسے اپنے گھر رکنے کا کہے گا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کا لاکرز ڈھونڈ لے گی، اور اس سے پہلے کہ وہ کسی دوسرے کے منہ سے کچھ سنے، وہ ویڈیو اس سے مل جائے گی، اور پھر وہ مل کر کچھ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ زندگی اسے کیسے گزارنی ہے۔ ٹھیک جا رہا تھا، وہ دونوں واپس آئے تو اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ دن اسے اپنے گھر رکنے کا کہے گا۔ آہستہ آہستہ وہ اسے لا کر ڈھونڈ لے گی، اور اس سے پہلے کہ وہ کسی دوسرے کے منہ سے کچھ سنے، وہ ویڈیو اسے مل جائے گی۔ پھر وہ مل کر کچھ فیصلہ کریں گے کہ آگے زندگی انہیں کیسے گزارنی ہے۔ پھر سب ٹھیک جا رہا تھا۔ پاکستان سے واپسی پر اس کے سر کا درد بڑھتا ہی گیا، اور اس کے باعث اسے بخار ہو گیا۔ پہلے دن تو حیا چلی گئی، اس نے کہا تھا وہ کل آئے گی۔ ابھی وہ سپانچی دیکھنا چاہتی تھی، ڈی جی کی وجہ سے یقیناً۔ جس رات کے لیے حیا نے آنا تھا کہا تھا، اس شام سے ہی اس کا سر درد ناقابل برداشت صورت اختیار کر گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا ابھی سر پھٹ جائے گا۔ وہ اپنا کام خود کر لیتا تھا، مگر آج عرصے بعد اس نے ماما سے کہا کہ وہ اس کا دودھ گرم کر کے لا دے، اور ساتھ میں نیند کی گولی بھی۔ ممی فوراً دونوں چیزیں لے آئی، ذرا پریشان بھی ہو گئی تھی۔ ان کو فکر نہ کرنے کا کہہ کر اس نے دوا لی اور پھر لیٹ گیا۔ حیا آئے گی تو وہ اٹھ جائے گا، ابھی تو سو لے۔ نیند میں جاتے ہوئے بھی اس نے اندر متضاد سی جنگ چھڑی تھی کہ وہ اپنا MRI پھر سے کروائے یا اس سے درد کو نظر انداز کرتا رہے۔ وہ کسی بری خبر سے ڈرتا تھا، اس کا کہ اس کی منزل نکار فوجی قرار دے کر ریٹائرمنٹ۔ رات کا جانے کون سا پیرا تھا جب اس کی آنکھ مسلسل بجنے گھنٹی سے کھلی۔ اس نے اٹھنا چاہا تو سر بے حد وزنی ہو رہا تھا۔ وہ مشکل و گہن کوہنی کا سہارا لے کر سیدھا فون دیکھا، سفیر عثمان۔ جب اس نے فون کان سے لگایا تو اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، اور جب اس نے سفیر کی بات سنی تو اسے جیسے زور کا چکر آیا تھا۔ ابھی بھائی، ایک لڑکی کا فون آیا ہے، وہ اپنا نام حیا بتا رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ رات شاید اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی، انڈیا میں راکھی طویل میں گزری راتوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ بھیانک۔ اسے لگا تھا وہ حیا کو کھو چکا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی نگرانی نہیں کر سکا، وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ لوگ اسے اغوا کر چکے تھے صرف اس لیے کہ اس رات عبدالرحمن پاشا سو گیا تھا۔
वो इसको लेके गए थे, वो क्या करे, वो किधर जाए, वो क्या करेगा अब। वो मुश्किल में बिस्तर से उठा, पानी पे चेहरे पे पानी भी नहीं डाला, बस जैकेट उठाई, पिस्तौल जेब में रखा, अपना हाथ चाकू जुराब के साथ बांधा और फोन हाथ में लेकर बाहर भागा। गाड़ी तक आते आते इसको चक्कर आ रहे थे। बाहर सर्दी थी, हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी, और अंधेरा, दुनिया जैसे खत्म होकर बर्फ का ढेर बन गई थी। वो रात बर्फ जैसी रात थी, सर्द, गहरा आलूद, सफेद और ठंडी। कार स्टार्ट करते हुए इसने सफीर को कॉल बैक किया। कुछ बताया इसने, वो किधर है? बोर्सवर ब्रिज कहा था, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ मगर कॉल नहीं जा रही। इसका नंबर रोमिंग पर है और बैलेंस खत्म हो गया होगा। मगर मसला यह था कि बोर्सवर ब्रिज भी तो दो थे, एक फर्स्ट बोर्सवर ब्रिज जिसको उर्फी आम में बोर्सवर ब्रिज कहा जाता है, और दूसरा सेकंड बोर्सवर ब्रिज जिसे आम ने सुल्तान अहमद ब्रिज था। ये पुल सुल्तानी अहमद मस्जिद, नीली मस्जिद को बश पर ही था। चूंकि हयात सफीर को पाकिस्तानी मोबाइल से कॉल की थी, इसलिए इसने सबसे पहले अपना टेस्ट का स्टेशन चेक किया। वो वाकई सुल्तान अहमद ब्रिज के करीब ही कहीं था। दूसरा टेस्ट जवाब नहीं दे रहा था। वो समझ गया सरकार हया इसे कॉल क्यों नहीं की। इसने सलमान शबीर से मदद मांगी मगर इससे क्यों नहीं, ना जहां से ना अब्दुलरहमान से, क्यों इससे क्यों नहीं कहा किया। लेकिन अभी ये सामने बातें थे, इसे जल्द अज जल्द हया को इन लोगों के शिकंजे से निकालना था। वो जानता था कि कौन लोग होंगे। वो आर्गेन क्रिमिनल्स थे जो लड़की को अगवा करते थे। इस्तांबुल में इनके बहुत से गिरोह का कम रहे थे। तुर्की इस शे के लिए खासा बदनाम था। रूस, यूक्रेन, मार्डोन की लड़कियां नौकरी की लालच देकर दिलाई जाती थी और बेच दी जाती थी। फिर जबरदस्ती इनसे वाइट सिल्वरी करवाई जाती थी, यानी कागज बना दिया जाता था और इनसे पैसे वसूल ले जाते थे। जितना वो समझ पाया था, वो किसी शेप पर था। वो लोग किसी कहीं दूर लेके जा रहे थे। सुल्तान अहमद ब्रिज पर पहुंचकर इसकी बात की तस्दीक भी हो गई। एक शेप एक शेप सामने ही था और ट्रेस भी वहीं का इशारा दे रहा था। वो वहीं थी जहां पल भर खड़ा हो चंद कोस दूर थी। बर्फ की तरह ठंडी रात में वो इसके पास होते हुए भी बहुत दूर था। सलमान मामू से हया का ख्याल रखने का वादा भी ना निभा सका। वो बेबसी की इंतहा थी। इसने फटते सर और तनाव को शिकार साहब के साथ सोचने की कोशिश किया, वो क्या करे। वो अकेला आदमी किसी भी शव पर हमला नहीं कर सकता था। उसे पुलिस की मदद चाहिए थी, फोर्स चाहिए थी। इसे जो कि इसके कहे से आगे पीछे ना हटे, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। इसे सिर्फ हया को बचाना ही नहीं बल्कि मीडिया और तफ्तीशी अफसरान की नजर से इसको दूर भी रखना था। इसे कहलूदा बस्ता रात में वहीं खड़े खड़े इसने अपने तमाम कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किए। बेहद शदीद सर्दी, दर्द और बार बार धुंधलाती पड़ती बसारत के साथ पल भर के इस पार खड़ा था। इस खौफ और हड़सार इसके साथ था, कहीं वो देर न कर दे, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। बहुत सर से बात इसको खुद को इतना बेबस और मुस्तरब महसूस किया था। वो अब्दुलरहमान पाशा था मगर वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब्दुलरहमान पाशा एक बड़े के नाम के सिवा कुछ भी ना था। इस्तांबुल में खुफिया पुलिस की एक ब्रांच टेस्ट टीम कहलाती थी। ये सादा कपड़ों में सड़कों पर पेट्रोल करने वाले एहलकार थे, बहुत काबिल थे और इनमें से इनकी अच्छी शनासी एक ऑफिसर के लिए तो इसने कई काम भी कर दिए थे।